हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर दीपक शर्मा जीएस प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ग्रेड में यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करने वाले हैं, विमा एवं मापन की बात करने वाले हैं। और मैं बहुत कम टाइम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक अच्छे न्यूमेरिकल पोर्शन तक जो है पहुंचाऊंगा। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे, क्योंकि जनरली आप ये कई बार चैप्टर पढ़े हुए भी होते हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट लेकर के चलेंगे, है ना। स्टार्टिंग की चीजें जो थ्योरेटिकली हैं उन पर ज्यादा अपन टाइम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अच्छा लेवल पढ़ेंगे हम। तो मैं भी आपका टाइम जाया नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, यानी भौतिक राशि क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है ना। तो भौतिक राशि के लिए कहा जाता है ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है ना। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होती है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ये कहा जाता है। अब यहां पर एग्जाम्पल बात करें, जैसे साहब द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, द्रव्यमान, मास, ये क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। और ये कहे कि जनरली हम फिजिक्स में सारी मेजरेबल क्वांटिटीज की बात करते हैं, है ना। सारी ही अपन किन की बात करते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं की बात करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पर ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, जितनी भी राशियां, भौतिक राशियां फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, है ना। भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से बांटा जाता है, दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। चलिए साहब, दो प्रकार से बांटा जाता है, तो वो दो प्रकार कौन से हैं। तो वो है आपके, एक तो होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशि। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदी में, देखो बाइलैंग्वेज लेके चलेंगे, मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है। और दूसरी जो होती है, दूसरी जो होती है वो होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं, और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है। अब एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी, मूलभूत भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है मूलभूत, क्या, मूलभूत, यानी बेस क्या होता है, आप बेस क्या होता है, बेस कभी किसी चीज पर डिपेंड करता है नहीं। तो मूलभूत भौतिक राशि दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशियां जो किन्हीं अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। विच आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या कहते हैं हम, मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकल के आया, अन्य भौतिक राशि पर, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है,
ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, जब किसी पर निर्भर नहीं करती है तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा। आप किसी पर निर्भर नहीं करते तो आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो। बात समझ में आ गई? तो दूसरा क्या कह सकते हैं कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, सेल्फ एग्जिस्टेंस होती है ना, दे हैव सेल्फ एग्जिस्टेंस। क्लियर है? ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिजिक्स में या प्रकृति में 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। मूलभूत भौतिक राशि कितनी है? मूलभूत भौतिक राशि है 7। कितनी है? 7। चलिए, कौन कौन सी है 7 मूलभूत भौतिक राशि, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहली है द्रव्यमान। ठीक है, फर्स्ट वन इज मास। ठीक है, द्रव्यमान। पहली भौतिक राशि कौन सी है? द्रव्यमान है। दूसरी है लंबाई, लेंथ। ठीक है, इसके बाद तीसरी भौतिक राशि है समय। चौथी है ताप। पांचवी, फिफ्थ है धारा। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ठीक है, और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इंग्लिश में भी बता देते हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये टेम्परेचर, और ये ज्योति तीव्रता, इसको कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वर्ड ध्यान रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, लंबाई को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, ताप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, आप सोच रहे होंगे सर द्रव्यमान को मास कहते हैं एम से कर दिया, इसको लेंथ कहते हैं एल से कर दिया, समय को टाइम कहते हैं टी से कर दिया, ताप को कैसे? तो ताप के लिए ध्यान रखना, टेम्परेचर कहते हैं वैसे तो, टी से तो करेंगे नहीं, तो इसको अपन करते हैं के से, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, देखो ये थोड़ा बेसिक है और यहीं पर अगर क्लियर हो जाए बातें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ताप का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो इसका मात्रक है स्टैंडर्ड, वो क्या होता है? केल्विन। तो इसको करते हैं के से। किससे? के से, या कई जगह पर इसको थीटा से भी कर देते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कई अगर थीटा लिखा हुआ है तो वो भी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। इसके बाद धारा को ए से, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, धारा का। ठीक है, तो इसको ए से करते हैं। बात आती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सीडी को हम क्या बोलते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना। इस सीडी को बोला जाता है कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला, है ना। और ये बात आपसे पूछी जाती है, ये बात आपसे पूछी जाती है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, या कैंडेला किसका मात्रक होता है ना। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखना ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, या कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, मात्रक दे करके किसका होता है पूछ लेता है, या किसका जो है इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे, है ना। तो ज्योति तीव्रता वाला आप बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। इससे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 7 हमने जो लिखी है ये क्या है?
ये है आपकी मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये किन्हीं अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, इनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आई किसकी? दूसरी होती है अपनी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, अब यहां पर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है ना? Those quantity which are dependent to any other physical quantity, जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, वो कहलाएगी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्लियर है सबको? इसके बाद जब दूसरे पर निर्भर करती है तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा भी नहीं, तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जो 7 मूलभूत भौतिक राशि पढ़ी अभी हमने, ठीक है, इन 7 को छोड़ करके फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सब क्या है? अपनी व्युत्पन्न भौतिक राशि है ना? तो जैसे इनके अलावा मैंने बात करी साहब वेग, वेलोसिटी की, तो वेग क्या होता है? विस्थापन डिवाइडेड बाई समय। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन डिवाइडेड बाई टाइम जो है, समय जो है, वो क्या वेग को कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं। अब यहां पर हमें पता है कि वेग किस किस पर निर्भर करेगा? एक तो विस्थापन पर और एक समय पर, इन दोनों पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, अब समय तो हमें मूलभूत भौतिक राशि में दिख रहा है, और यहां पर विस्थापन जो है ये हमें नहीं दिखा, लेकिन हम जानते हैं कि विस्थापन का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है, और जनरली विस्थापन एक तरीके से दूरी होती है या लंबाई होती है, तो इसको हम लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मूलभूत में बात की जाए तो ये दोनों ही मूलभूत बन जाएगी, है ना, फंडामेंटल बन जाएगी। तो वेग जब इन दोनों पर निर्भर कर रहा है तो वेग कैसी हो गई? व्युत्पन्न, क्योंकि जो मूलभूत भौतिक राशियों पर या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करे वो कहलाती है व्युत्पन्न। तो वेग हमारी कौन सी हो गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। बात समझ में आई? तो 7 मूलभूत भौतिक राशियों को छोड़ करके जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, है ना, सारी ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। 7 को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जिन फिजिकल क्वांटिटीज की बारे में बात हम फिजिक्स में करते हैं वो सभी कैसी होगी? आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। क्लियर है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विमीय सूत्र, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करने पर प्राप्त सूत्र, है ना, मूलभूत भौतिक राशि के पदों में किसको लिया हूं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पदों में किसको लिया हूं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। तो वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो कहलाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किसमें कन्वर्ट करना है? फंडामेंटल में। किसमें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। व्युत्पन्न भौतिक राशि को किसमें करना है? मूलभूत भौतिक राशि में। क्लियर? अब सामान्य रूप जो है, सामान्य रूप या सामान्य सूत्र जो है, ठीक है, वो क्या होता है?
m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। विमीय सूत्र का सामान्य रूप होता है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। Here m stands for mass, l stands for length and t stands for time। यानी m द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, l लेंथ यानी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और t समय को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो जैसे वेग था, अब वेग को मैं इस रूप में लिया हूं mlt की फॉर्म में, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसको मूलभूत भौतिक राशि के पदों में व्यक्त कर दिया। द्रव्यमान, लंबाई, समय तीनों ही क्या है आपकी मूलभूत भौतिक राशि है ना। इसके बाद एक नाम और सुना होगा, वो है विमा। विमा क्या होती है? तो विमीय सूत्र में ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो एबीसी है इनको बोलते हैं विमा यानी डायमेंशन। क्या? विमा यानी कि डायमेंशन। समझ में आ रही है बात? तो एबीसी क्या है यहां पर देखो, रटना नहीं है कुछ भी, समझना है सब कुछ, आपके सामने लिखा हुआ होता, बस उसी को लैंग्वेज बना दो आप। ये विमीय सूत्र है। इस विमीय सूत्र में ये मूलभूत भौतिक राशि है एमएलटी, इसके ऊपर लगी घात को हम विमा कह रहे हैं, एबीसी को। तो परिभाषा क्या हुई विमा की? विमा की परिभाषा हुई, विमीय सूत्र में मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर लगी घात, द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? इज नॉन एज डायमेंशंस, है ना। विमीय सूत्र में मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर लगी घात, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉन एज डायमेंशंस, यानी कि विमा। तो साहब ये तो समझ में आ गया कि विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र है व्युत्पन्न को मूलभूत के पदों में लाने पर जो व्यंजक आएगा, जो सूत्र आएगा वो, यानी व्युत्पन्न को मूलभूत में लाना है, डेराइव्ड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। कैसा रूप होता है, क्या होता है, विमा क्या होती है, ये तो समझ में आ गया। अब गुरुजी लाएंगे कैसे, विमीय सूत्र बनाएंगे कैसे? तो देखिए साहब, चलिए साहब, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, उसके लिए देखिए, विमीय सूत्र दो तरीके से बना सकते हो आप। विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला दो तरीके से बना सकते हो। पहला सामान्य सूत्र से, उसका सामान्य जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए, या दूसरा हम बना सकते हैं किससे, दूसरा बना सकते हैं हम इसके मात्रक से, यूनिट से। किससे? मात्रक से, यानी कि यूनिट से। कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया वेग का विमीय सूत्र बनाओ। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आसान तरीके से सिंपल शब्दों में बात करते हुए अपनी बात समझा जाऊंगा। जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं आपको दे जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, समझना है ना, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपनी सीट पक्की करनी है ग्रेड के लिए आपको, ठीक है। आपको अपनी सीट पक्की करनी है। जो काम हम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं आपको गवर्नमेंट में करना है ये काम। बात समझ में आ गई? चलिए साहब, तो वेग का जैसे विमीय सूत्र बनाना है, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, अभी लिखा था, वो सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाइलैंग्वेज चल रहा है, लेकिन लिख में एक में पाऊंगा, क्योंकि दोनों में लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। दोनों में बोल जरूर रहा हूं, तो बाइलैंग्वेज ही आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भावनाएं समझे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब यहां पर मैंने अभी आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लंबाई में प्रदर्शित कर सकता हूं, कहा था। तो मैंने इस डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया L1। क्या लिख दिया? L1। चाहो तो L भी लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 1 इक्वल टू x ही होता है। तो L लिखो चाहे L1 लिखो। और समय की जगह लिख दिया मैंने T1। क्या लिख दिया? T1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर L1 लिख दिया और यहां पर T1 लिख दिया। तो यहां से L1 और T1 ऊपर जाकर के T-1 हो जाएगा, पावर -1 अपॉन x इक्वल टू x की पावर -1 होता है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर
क्या आ जाएगा L1T माइनस 1, क्या आ जाएगा L1T माइनस 1 आ जाएगा। अब चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M0 L1T माइनस 1, M0 L1T माइनस 1 और L1T माइनस 1 बात बराबर है, क्योंकि किसी की पावर 0 जो है 1 होती है, तो ये दोनों बराबर हैं। क्लियर है? तो ये जो आया यहां पर हमारे पास में, यहां पर ये जो आया M0 L1T माइनस 1, ये क्या है? वेग का विमीय सूत्र। क्या है ये? वेग का विमीय सूत्र है। कैसे कैसे हुआ साहब? क्या परिभाषा बताई थी? व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि के पदों में लाने पर प्राप्त सूत्र या प्राप्त व्यंजक, है ना? इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यही तो है ना? तो यहां पर मैं वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो इसको एमएलटी की फॉर्म में यानी मूलभूत भौतिक राशि के पदों में ले आया, तो ये क्या कहलाएगा? उसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। और विमीय सूत्र में मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर लगी घात, ये 0, 1 और -1 जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? विमा। ये क्या है? विमा है। समझ में आ गई बात? ये क्या है? विमा। क्लियर? क्योंकि क्या कहा था? मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर लगी घात, तो 0, 1, -1 पावर है, तो इनको कह देते हैं 1 विमा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने वेग का विमीय सूत्र बना लिया। अब आप कहो सर मुझे इससे नहीं बनाना, मुझे तो मात्रक से बनाना। कोई बात नहीं, आप मात्रक से भी बना सकते हो। मात्रक से कैसे बनाओगे? तो वेग का मात्रक जो है वो होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मीटर पर सेकंड से देखेंगे तो मीटर के लिए L1, पर के लिए डिवाइड, और समय के लिए T1 हो गया। क्या यही वाली स्टेप आ गई हमारी डायरेक्ट? उसके बाद ऐसे सॉल्व करके यहां से भी क्या आ जाएगा? L1T माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम विमीय सूत्र बना सकते हैं। किससे? एक तो सामान्य सूत्र से और एक उसके मात्रक से। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल मैं और करवा देता हूं आपको। जैसे आपको त्वरण का बनाना है, एसिलरेशन का बनाना है ना? एसिलरेशन का बनाना है, तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है फॉर्मूला वेग अपॉन समय, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहां पर वेलोसिटी का अभी हमने निकाला M0 L1T माइनस 1, और समय का क्या? T1। तो यहां से M0 L1T माइनस 1 और यहां पर T1 ऊपर जाकर के T माइनस 1, T माइनस 1 T माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो M0 L1 तो एज इट इज आएगा, और T माइनस 1 इंटू T माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम पढ़ते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है? M0 L1 T माइनस 2 आया, है ना? तो यहां पर यह कहलाएगा विमीय सूत्र किसका? किसका? त्वरण का, एसिलरेशन का। मात्रक से बनाओगे, मात्रक से बनाओगे तो मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L1 और सेकंड स्क्वायर के लिए T1 का स्क्वायर यानी T2, तो यहां से L1T माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L1T माइनस 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेम आएगा। इसी को M0 L1T माइनस 2 भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मान लो भाई, ये देखिए आप फिजिक्स में कम से कम 80-90 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो, है ना? अगर अपन बात करें तो अब 80 से 90 विमीय सूत्र में आपसे यहां क्लास में तो संभव नहीं है करवाना, आपको याद भी नहीं करने हैं विमीय सूत्र पर। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करता है कि वो क्या करता है, उनको याद करने की कोशिश करता है। अब याद करने जब आप जाते हो तो 10 दिन याद रहते हैं, 11वें दिन भूल जाते हो। या फिर क्या होता है कि पूछता किसी और का है, बताते किसी और के हैं हम, है ना? तो आपको जो है याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है।
और या फिर निकालना सीख लीजिए आप लोग, बनाना जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप बनाना सीख लीजिए, है ना। क्योंकि देखो 80 से 90 जो भौतिक राशियां हैं उन सब की बात हम आगामी फिजिक्स के चैप्टरों में करते हैं, है ना। हर भौतिक राशि के बारे में बात होगी, हर भौतिक राशि की बात होगी तो उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। न्यूमेरिकल भी जब करेंगे तो वो फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूले याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपको याद होगी। कई बच्चे स्टार्टिंग में इस काम को करना चालू कर देते हैं कि नहीं मुझे तो याद करना, अरे मत कीजिए आप अपना टाइम वेस्ट इनको याद करने में। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपसे कहा साहब की गतिज ऊर्जा, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र बताओ साहब, काइनेटिक एनर्जी का पूछ लिया आपसे। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है वो हाफ mv² होता है ना। अब यहां पर ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी पावर में, तो वहां पर आपको पता तो होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या फॉर्मूले से हम विमेय सूत्र नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? 1 सेकंड में बना लेंगे। तो रटना क्यों, याद क्यों करना, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना कि रोज 5-5 याद करेंगे। कई टीचर कहते हैं रोज 10-10 याद करो, अरे क्या याद करो साहब, फॉर्मूले आपको अपने आप याद होंगे, अपने आप होंगे क्योंकि इनके बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो उस टाइम पर आप बनाना आपको यदि आता है तो सीधा सीधा 1 सेकंड में निकाल लोगे। वहां पर गलती होने के चांसेस यानी कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। समझ में आ रही है बात? और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे कि मैंने जो आंसर किया वो बिल्कुल सही है। और विमेय सूत्र के 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके ग्रेड में भी आते हैं। क्लियर है ना? तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक कहावत बचपन से सुनते आते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, है ना। जब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो जड़मती भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपको याद नहीं करना। क्लियर? अब यहां पर देखो इसका जैसे बनाना है मुझे, तो यहां पर ये जो हाफ है, ये जो हाफ है ये कांस्टेंट है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, या सीधा अपन इसको कहे तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसका तो कोई विमेय सूत्र होगा नहीं, इसका तो कोई विमेय सूत्र होगा नहीं। 1/2 का क्या विमेय सूत्र हो सकता है? कोई विमेय सूत्र तो भौतिक राशि का होगा ना, तो इसलिए 1/2 तो हटा देना है, इसको तो हटा देना है क्योंकि इसका तो विमेय सूत्र होगा नहीं, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का लिखना है तो इसके लिए m1, इसके लिए L1t-1 का स्क्वायर, तो यहां से m2 वो m1 और यहां से L2t-2 पावर अंदर मल्टीप्लाई होकर के, तो यहां से क्या आ जाएगा m1 L2t-2। तो ये आ गया किसका विमेय सूत्र? गतिज ऊर्जा का। तो देखिए क्या कि विमेय सूत्र आपको याद नहीं करने हैं, ना आपको फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्मूले अपने आप उन फिजिकल क्वांटिटी के आते चले जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह करते चले जाएंगे, फॉर्मूले अपने आप याद होंगे। बस ये तरीका आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद विमेय सूत्र के बाद में हम बात कर रहे हैं विमाहीन भौतिक राशि। ठीक है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, विमाहीन भौतिक राशि। तो देखो ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशि जिनका कोई विमेय सूत्र नहीं होता, जिनका विमेय सूत्र नहीं होता, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला, जिनका विमेय सूत्र नहीं होता है, उनको कहते हैं विमाहीन भौतिक राशि, है ना। अब साहब यदि मैं आपसे इसके बारे में पूछूं, आप कहोगे सर कोण, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये विमाहीन भौतिक राशि। अरे नहीं, वो तो भौतिक राशियां ही नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो दूर की बात है, उनको तो भौतिक राशि भी नहीं कह सकते। लेकिन फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भौतिक राशि ऐसी हो जो भौतिक राशि तो है, फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन विमेय सूत्र नहीं होता। जैसे कोणीय विस्थापन, एग्जाम्पल पर बात करें तो कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन एक विमाहीन भौतिक राशि है, क्योंकि ये भौतिक राशि तो है, फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। समझ में आ रही है बात? आप कह देते हो सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, हाँ, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे क्यों भाई, वो तो भौतिक राशि नहीं है, विमीय सूत्र कहां से होगा? तो वो तो विमाहीन भौतिक राशि बोल ही नहीं सकते, उनको लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है, लेकिन वो कोई सार वाली बात ही नहीं है। वो तो इतना सा तो हमें भी कॉमन सेंस है, जो भौतिक राशि नहीं है उसकी कहां से विमीय सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये वो है जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। कोणीय विस्थापन हो गया, इसके बाद आपेक्षिक घनत्व हो गया, ये वाला ध्यान रखना आप, आपेक्षिक घनत्व का, ये आपसे पूछ लिया जाता है। आपेक्षिक घनत्व जिसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोणीय विस्थापन का तो आपको पता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, कोण होता है, ये एंगल होता है। अब एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप के लिए भी L1, रेडियस के लिए भी L1, तो यहां से क्या आ जाएगा? m0 L0 T0, है ना। देखो एग्जाम में कई बार आ जाता है कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र क्या है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर हमने तो पढ़ा था कि विमाहीन भौतिक राशि है ना, तो विमीय सूत्र होता ही नहीं है। अब ऑप्शन में तो साहब MLT दे रखा है, तो विमाहीन ना लिख करके वो कई बार क्या लिख देता है? m0 L0 T0, m0 L0 T0 लिखता है। बात समझ में आ रही है? तो m0 L0 T0 आपका आंसर होगा। फिर विमाहीन नहीं लिखा उसने, डायमेंशनलेस नहीं लिखा उसने, जो है m0 L0 T0 लिख रखा, तो वो आंसर होगा। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी की हम बात कर रहे, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी यानी कि घनत्व, पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई जल का घनत्व, कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो यहां ऊपर घनत्व का लिखेंगे, नीचे भी घनत्व का लिखोगे, डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो है, तो यहां पर डेंसिटी और डेंसिटी के रेशियो से विमीय सूत्र कैंसिल आउट होकर के बना जाएगा ना, यूनिट्स कैंसिल आउट होकर के बना जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन मात्रकहीन भौतिक राशि होती है ना, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है ना। कोणीय विस्थापन, ध्यान से सुन लेना, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। लगते हैं सर बहुत आसान चैप्टर है, नहीं, अंदर की बात बता रहा हूं। कोणीय विस्थापन विमाहीन तो है, डायमेंशनलेस तो है, लेकिन यूनिटलेस नहीं है, मात्रकहीन नहीं है। इसका मात्रक रेडियन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो। और आपेक्षिक घनत्व, इसका तो मात्रक भी नहीं होता, ये मात्रकहीन है और विमाहीन है, यानी डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। और एक बात यही क्लियर कर दूंगा, ये डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा मैंने नीचे, और उसमें टेम्परेचर और लगा दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना इस बात को, है ना, इस बात को ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बात की गई? तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ध्यान रखना, अधिकतम होता है। ये आगे हम चैप्टर में हालांकि बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी बात आई तो मैं यही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। लिख लेना 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन आता है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है, और कितना होता है? 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कई बार पानी का घनत्व नहीं दिया होता है तो ये वैल्यू ले ली जाती है काम में, 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू ले ली जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्लियर है ना, तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। तो यहां पर हमने देखा कि आपेक्षिक घनत्व का अगर देखें तो डेंसिटी बाय डेंसिटी का रेशियो है ना, तो इस तरीके से विमाहीन मात्रकहीन हो जाएगी। इसके बाद और बात करें तो और एग्जाम्पलों में जो है आपके पारगम्यता हो गई, परमिटिविटी हो गई, चुंबकीय पारगम्यता, है ना। इसके बाद में आपके जो है और एग्जाम्पलों की बात करें तो अपवर्तनांक हो गया, ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, विमाहीन भौतिक राशि है। क्या है ये, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद और एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आपका विकृति भी हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। विकृति लंबाई में परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन होता है, क्योंकि विकृति तीन प्रकार की होती है। जैसे अनुदैर्ध्य विकृति की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ आएगा, तो वहां से यूनिट लेस भी हो जाएगा ये और डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। एक कोणीय विस्थापन एक ऐसी राशि है, ध्यान रखना, जो विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। बाकी ये सब जितनी भी मैंने लिखी ये सब विमाहीन भी है और मात्रकहीन भी है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है, समझ के पढ़ना है, क्लियर। रटना कुछ भी नहीं है, रटेंगे हम किसी भी चीज को नहीं, ठीक है। बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं, यहां तक की बात हम कर चुके हैं। अब उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक जो है सबसे पहले वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगता का सिद्धांत, ये है हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। अब देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कितना बड़ा टॉपिक होगा, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कंसेप्ट होगा इसमें, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं अभी पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको तो आप भी जानते हो, आपको बताऊंगा कि आप इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत तो क्या कहता है कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन should have same dimensional formula, same dimensional formula, ठीक है। क्या है कि किसी भी भौतिक समीकरण में उपस्थित, ठीक है, किसी भी भौतिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक पद का विमेय सूत्र समान होना चाहिए, है ना। प्रत्येक भौतिक समीकरण में उपस्थित जो पद है उसका जो विमेय सूत्र होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो सेम होना चाहिए। जैसे कैसे, एक एग्जांपल लिया, एक इक्वेशन देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने एक इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। एक भौतिक समीकरण, एक फिजिकल इक्वेशन है। इस फिजिकल इक्वेशन में तीन पद है, एक ये और एक एटी, ठीक है। तो इन तीनों का विमेय सूत्र समान होना चाहिए, ये बोला गया है। इस सिद्धांत का मतलब ये है। तो यहां पर देखेंगे, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v कैलकुलेट करूंगा मैं, v क्या है, अंतिम वेग, जानते हो आप, ये गति की पहली समीकरण होती है v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये अंतिम वेग है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t माइनस 1। इसके बाद दूसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1, वही होगा, क्योंकि वेग कोई सा भी हो, अंतिम हो प्रारंभिक हो, विमेय सूत्र बराबर के होते हैं। और तीसरा, थर्ड स्टेप कौन सा है इसका, एटी। तो अगर एटी का निकालेंगे तो m0 l1 t माइनस 2, ये क्या होता है, त्वरण होता है, एसेलरेशन, एसेलरेशन का m0 l1 t माइनस 2, और t का क्या, t1। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, m0 l1 t माइनस 1। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि इस भौतिक समीकरण में तीन पद थे, पहला पद at, दूसरा पद जो है b और तीसरा u। तीनों पदों के विमेय सूत्र बराबर है, m0 l1 t माइनस 1 है, तीनों के देख लीजिए, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है वो समांगता के सिद्धांत का पालन करती है, पालन करती है। ये नियम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि कोई भी भौतिक समीकरण जो होगी, जैसे ये भौतिक समीकरण आपके सामने आई, ये इसमें 3 पद थे, बी, यू और ए टी। इन तीनों पदों के विमेय सूत्र बराबर होने चाहिए। हमने एक एग्जांपल लिया, तीनों के निकाले, बराबर आए। इसका मतलब ये समीकरण किसकी जो है ओबे करती है, किसकी पालना करती है, समांगता के सिद्धांत की। और ध्यान रखना, जो समीकरण, ठीक है, जो समीकरण समांगता के सिद्धांत का पालन करेगी, जो समीकरण समांगता के सिद्धांत का पालन करेगी, ठीक है, वो समीकरण क्या होगी, वो समीकरण सत्य होगी, सही होगी, सत्य होगी, यानी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी वो। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन दे देता है आपको कि भैया ये समीकरण सही है या नहीं। जैसे देखो कैसे, जैसे आपको कहा गया कि भाई ये बताओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है, ये समीकरण सत्य है यानी सही है, यानी फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अब देखो ये समीकरण तो आप जानते हो, है ना, सेकंड इक्वेशन है मोशन की, तो आप कह दोगे हाँ सर ये तो सही है क्योंकि पड़ी हुई है। मान लो कोई समीकरण ऐसी आ गई जिसका आपको पता ही नहीं है कि भाई ये कभी देखी ही नहीं है, और उसके लिए पूछ ले ये क्या सत्य है या नहीं है। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये अब जो चलेंगे यूनिट मेजरमेंट में, ठीक है। तो अगर कह दे कि भाई समीकरण सत्य है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उस समीकरण में समांगता का सिद्धांत लगा देना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगा दोगे कि समीकरण में जितने भी पद है उन पदों का विमेय सूत्र निकाल लो, उन पदों का विमेय सूत्र निकाल लो। कितने पद है इसमें, 3, एक हो गया s, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s निकालूंगा, एक निकालूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut, और एक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अब देखो हाफ का तो कोई विमेय सूत्र होगा नहीं, बात कर चुके हैं इसकी हम पहले। तो तीसरा क्या आ गया, at स्क्वायर, है ना। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है इस समीकरण में, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, L1, u का क्या इनिशियल वेलोसिटी है तो L1 t माइनस 1, और इसका T1, तो यहां से L1, और at स्क्वायर का क्या L1 t माइनस 2, और इसका T2, तो यहां से क्या आ जाएगा L1। बात समझ में आ रही है। तो इसके 3 पद थे, तीनों पदों के हमने विमेय सूत्र निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आए। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये समांगता के सिद्धांत का पालन करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समीकरण सत्य है, एग्जिस्ट करती है। क्या बात यहां तक क्लियर हुई। अब ये नियम तो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, और इसका यूज भी बता दिया, है ना। नियम भी बताया आपको, ये आपका नियम रहा, सिद्धांत रहा, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में इसका यूज क्या है, कि ये यूज है इसका टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, यानी किसी समीकरण की सत्यता जांच करना। कैसे करेंगे, उस समीकरण में समांगता का सिद्धांत लगाएंगे, यानी प्रत्येक पद का विमेय सूत्र निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच स्टेप कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो समीकरण के प्रत्येक पद का विमेय सूत्र बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो सत्य है क्योंकि वो समांगता के सिद्धांत का पालन करती है। अब देखिए साहब, ये जो समांगता का सिद्धांत है ये कोई नया नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। देखो आप ये जानते हो कि जैसे b इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, अपने पास ही लिखा मैंने। अब आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। बात समझ में आ गई। कैसे भाई, फोर्स में फोर्स ही तो जोड़ सकते हो आप,
बल में बल को ही जोड़ा जा सकता है, बल में त्वरण जोड़ सकते हो क्या? कैसे जोड़ लोगे बताओ? लो जोड़ दो। लो F इक्वल टू 1 न्यूटन है और त्वरण है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या F प्लस A कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। क्यों? ये यूनिट कैसे ऐड होगी? ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन बना सकते, ना न्यूटन को ये बना सकते। कैसे जोड़ दोगे? तो बेटा समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटा भी नहीं सकते, है ना। यहां पर इनको घटा भी नहीं सकते, अलग अलग राशियों को F माइनस ए भी नहीं कर सकते। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखें अपन कि जब AT में U जुड़ रहा है, ध्यान से सुनना, U प्लस AT, अगर AT में U जुड़ रहा है इसका मतलब AT भी क्या? वेग ही है। ये भी क्या है? वेलोसिटी है, वेग ही है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ये सब चीज आप जानते हो, लेकिन उसको क्या है, जब नियमों में पढ़ते हो ना तो आपको लगता है पता नहीं क्या लिख दिया है ऐसा। समांगता का सिद्धांत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो जानते हो आप, ये जो जानते हो वही तो बता रहा हूं, इसी से समांगता का सिद्धांत बना है कि AT U में जुड़ रहा है, इसका मतलब AT भी वेग ही है। अब जब इसका विमीय ये वेग ही है तो इन दोनों के विमीय सूत्र भी बराबर होंगे, और जब इन दोनों के विमीय सूत्र बराबर होंगे तो उनको जोड़ोगे तो इनके बराबर का विमीय सूत्र आएगा। क्यों? मान लो इसका अपन क्या लिखेंगे? m0l1t-1। AT का भी क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी वेग ही है, m0l1t-1। अब इसको आगे सॉल्व करके आप ज्यादा से ज्यादा मैथ के हिसाब से ये करोगे, ये करोगे, 2 और आ जाएगा आगे। अब इस 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वैसे भी हट जाएगा, है ना। तो दोनों को, अगर ये दोनों एडिशन में है, इसका मतलब U और AT दोनों ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि समान भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो U में AT जुड़ रहा है, इसका मतलब AT वेलोसिटी है, ये वेग ही है। बात समझ में आ रही है? तो और दोनों को जोड़ोगे तो इनके बराबर का V में सूत्र आएगा, ये प्रूव हो गया यहां पर देखो, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या है? V। तो इन दोनों के विमीय सूत्र बराबर है और बीच में इक्वल आ रहा है, तो इसका भी बराबर होगा। और समांगता का सिद्धांत यही तो है कि भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र बराबर का होता है। क्या भावनाएं समझ में आ रही है आप लोगों के? क्या कहना चाह रहा हूं? तो समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब इस पर एक जानदार क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको फिजिक्स का, है ना। इस कंसेप्ट पर देखो, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक तो आपको जो है थोड़ा सा आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि आप ग्रेड के लिए जिस एजुकेटर के पढ़ रहे हैं वो एजुकेटर कितनी क्वालिटी रखता है, इसका आपको इसी से पता चल जाएगा। एक लाइन है आपकी, केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये एक लाइन है आपकी, और ये लाइन आप जानते हो। इस पर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो IIT तक पूछा गया है। देखिए क्या, देखिए सब न्यूमेरिकल देखिए। इस पर एक क्वेश्चन आया, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT, ठीक है। इस इक्वेशन को शायद आपने देखा भी होगा, ये मैं बता देता हूं, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। अब नाम सुना है वान डेर वाल गैस इक्वेशन का? सुना है क्या? वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है? जैसे PV इक्वल टू nRT आदर्श गैस समीकरण होती है, आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होती है। ऐसे ही वान डेर वाल साइंटिस्ट ने वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए समीकरण दी थी, और वो समीकरण क्या थी? वो समीकरण ये थी, और इसको कहा गया वान डेर वाल गैस समीकरण। क्या कहा गया इसको? वान डेर वाल गैस समीकरण। क्लियर है? तो यहां पर आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या पूछा गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखो, P दाब है, B आयतन है, R गैस नियतांक है। आप बुक्स उठा करके देख लेना, IIT तक आया हो क्वेश्चन है ये, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई जो है वो नहीं लगेगा, केवल ये लाइन से सॉल्व करेंगे, इस लाइन से, ठीक है। ये है कंसेप्ट जो सुनते हो ना आप, कंसेप्ट फिजिक्स में ये होते हैं, ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, इनसे होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। तो गैस नियतांक और T क्या है? ताप। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में होता तो आप क्या करते हैं? ये दोनों ब्रैकेट, जब ब्रैकेट देखते तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते, आपस में मल्टीप्लाई करते,
फिर आप कहीं अगर समांगता के सिद्धांत को जानते तो सिद्धांत को लगाते, तो भी हो सकता है 1 से 1.5 पेज भर लेते, आपका आंसर नहीं आता। मैं सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा कैसे, सॉल्यूशन कैसे होगा देखो। यहां पर देखना P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P दाब है, दाब में क्या ऐड हो रहा है, ए अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ए अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो प्रेशर में ए अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो मैंने क्या कहा, समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो P और ए अपॉन बी स्क्वायर समान भौतिक राशि हो गई। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्या था अभी, समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। सेम फिजिकल कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना। बात समझ में आ रही। तो यहां से P में ए अपॉन बी स्क्वायर जुड़ रहा है, इसका मतलब P भी क्या है, वो ए अपॉन बी स्क्वायर भी क्या है, P ही है, दाब ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, P के, है ना। ए अपॉन बी स्क्वायर क्या है, दाब ही है, इसका मतलब तो ए अपॉन बी स्क्वायर P के बराबर हो गया। और यहां से जब a अपॉन बी स्क्वायर पी के बराबर हो गया, तो a का जो फॉर्मूला बनेगा वो पी बी स्क्वायर बनेगा। अब यहां से निकाल लो a का, तो p का क्या होता है, m1 l माइनस वन टी माइनस टू, दाब का ये होता है m1 l माइनस वन टी माइनस टू। और b स्क्वायर, b क्या आयतन, आयतन का क्या होता है l3 और उसका स्क्वायर। तो a इक्वल टू m1 l माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। और यहां से आ गया ये l6, L9 मत कर देना, L3 का स्क्वायर L9 मत कर देना, L3 का स्क्वायर यही तो लिख सकता हूं। और ये तो बचपन में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है। तो यहां से इसको आगे सॉल्व कर लो, तो M1 L-1 और L6 कितना हो जाएगा, L5 और T-2। तो ये तो आ गया अपना किसका, ए का, किसका, ए का, ये आ गया साहब ए का। बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, केवल एक कंसेप्ट लगाया, और वो कंसेप्ट था ये वाला, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बी का निकालना है। तो स्टेप क्या थी, बी माइनस बी था हमारे पास, क्या था, बी माइनस बी, यही है ना नेक्स्ट हमारे पास में। देख लो एक बार क्वेश्चन, दूसरा ये है हमारे पास। तो ये b माइनस बी है, यानी वॉल्यूम में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। v ये वॉल्यूम है, ये आयतन है, तो आयतन में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब b भी क्या है, आयतन ही हुआ। आयतन में से आयतन कोई घटा सकते हो, कोई दूसरी चीज घटा सकते हो क्या, इसका मतलब b क्या हुआ अपना, आयतन ही हुआ, है ना। तो यहां से b का क्या आ जाएगा, L3 यानी आयतन के बराबर। तो इस तरीके से हमने b का कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, आईआईटी तक आया हो क्वेश्चन है। अब आजकल जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें कंसेप्ट लगता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कोई और भी आ सकते हैं आपके सामने, तो इस कंसेप्ट से लगाना, समान भौतिक राशियों को ये जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर है, चलो इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं हम, समांगता का सिद्धांत हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग, बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो इसमें पहली एक एप्लीकेशन तुम पहले कर चुके, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता जांच करना। एक एप्लीकेशन तो हमारी हो गई, वो है ना, समांगता का सिद्धांत लगाओ, प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो भौतिक समीकरण सत्य है। दूसरी एप्लीकेशन है हमारी, दूसरी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वो है किसी भी भौतिक समीकरण में उपस्थित चर या नियतांक का बीमीय सूत्र ज्ञात करना। चलिए साहब, ठीक है, टू फाइंड आउट
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल से डिस्कस कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास में f इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दिया है f इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दी। यहां पर f क्या है, f है बल, ये फोर्स, और x आपका विस्थापन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? एक इक्वेशन दी गई हमें, एक इक्वेशन दी गई, ये f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, f बल है, x विस्थापन है, और a और b का विमेय सूत्र पूछ लिया। ठीक है, तो अब ये a और b का विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन आपके पास थी f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से क्या लिख सकता हूं कि भैया इन तीनों का विमेय सूत्र बराबर होगा, f का ax के बराबर भी होगा और f का bx स्क्वायर के बराबर भी होगा, f का ax के बराबर भी होगा और bx स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ax इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f। ठीक है, यानी ax का विमेय सूत्र f के बराबर कर सकता हूं, किससे, समांगता के सिद्धांत से। क्या कहता है समांगता का सिद्धांत, प्रत्येक पद का विमेय सूत्र बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से a इक्वल टू एफ अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं। तो a इक्वल टू एफ की जगह क्या, m1 l1 t माइनस 2, x की जगह क्या l1, तो सॉल्व करने पर क्या आ गया m1 l0 t माइनस 2, क्या आ गया m1 l0 t माइनस 2 आ गया। a का किसका यूज करके, समांगता का सिद्धांत का उपयोग करके। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपको बी एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन है। अब यहां पर बी एक्स स्क्वायर का समांगता के सिद्धांत के अनुसार इसके भी बराबर होगा और इसके बराबर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। तो यहां पर बी एक्स स्क्वायर का चाहे आप ए एक्स के बराबर कर लो, चाहे f के बराबर कर लो, मैं जैसे f के बराबर कर लेता हूं, समांगता के सिद्धांत से लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। तो यहां से b इक्वल टू एफ अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2 इसका, और एक्स स्क्वायर का क्या l2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये आ गया साहब। ठीक है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे नहीं सर मैं तो f के बराबर नहीं करूं, मैं तो ax के बराबर करूंगा, मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है। तो कर लो बेटा, है ना। अगर कई स्टूडेंट के दिमाग में आए ये बात कि साहब मैं तो जो है इसके बराबर नहीं करूं, है ना, मैं तो किसके बराबर करूंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी एक्स स्क्वायर में ये ax के बराबर करूंगा, करो साहब ax के बराबर कर लो। तो बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ax हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से b इक्वल टू a अपॉन एक्स आएगा, है ना। और जब b इक्वल टू a अपॉन एक्स आएगा तो ध्यान से देखिएगा, a का हमारे पास आया था m1 l0 t माइनस 2, ये रहा देखो m1 l0 t माइनस 2 यही आया था। ठीक है, चलिए तो यहां पर a का ये आ गया और x का क्या l1, तो सॉल्व करने पर देखना l1 ऊपर जाके l माइनस 1 हो जाएगा, तो ये m1 l माइनस 1 t माइनस 2 ही आएगा। देख लो यहां से भी समान आ रहा है, यहां से भी समान आ रहा है, तो चाहे आप f के बराबर कर लो चाहे ax के बराबर कर लो, क्योंकि तीनों के विमीय सूत्र बराबर के होंगे। समझ में आया न्यूमेरिकल? इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझना है हमने, है ना। क्लियर है? कुछ नहीं है, कोई ऐसी इक्वेशन आपके बनी हुई आए, आपको समांगता का सिद्धांत लगाना है, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र बराबर करना है और फिर जो है जो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है वो निकाल लेना है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मान लो उसने डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा, उसने ये इक्वेशन लिखी, ये बात लिख दी कि एफ बल है, एक्स विस्थापन है, और उसने कहा बताओ ए और बी कौन सी भौतिक राशि है। क्या क्या पूछा? ए और बी कौन सी भौतिक राशि है। तो ध्यान रखना आप लोग,
या तो आप इस क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बना सकता है दूसरा, इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछने का तरीका बता रहा हूं, तार तार खोल के रख दूंगा फिजिक्स के, ठीक है ना, क्वेश्चंस के तार तार खोल देंगे कि और इसमें से क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो ए और बी का बीमीय सूत्र पूछ लिया, दूसरा उसने ए और बी का बीमीय सूत्र नहीं पूछ करके आपसे पूछ लिया क्या कि साहब बताओ ए और बी कौन सी भौतिक राशि है, ये ए और बी कौन सी भौतिक राशि है। तो उसको पता करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये जो फॉर्मूला बने समांगता के सिद्धांत से, अगर ये किसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो उसके बराबर कर देना। जैसे यहां पर a इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, तो ये जो a है ये k के बराबर है, संचरण नियतांक हो सकता है ये, एक तो क्या हो सकता है, संचरण नियतांक नहीं, ये हो सकता है बल नियतांक। क्या हो सकता है, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हो, स्प्रिंग नियतांक बोल सकते हो, इस k को स्प्रिंग नियतांक कह सकते हो आप, या फिर बल नियतांक भी बोल सकते हो, फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है F इक्वल टू के एक्स होता है और K इक्वल टू एफ अपॉन एक्स आएगा, और यहां पर A इक्वल टू एफ अपॉन एक्स ही बन रहा है, तो A क्या हो सकता है आपका, स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक। क्या हो सकता है ये, स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक। तो या तो ये ऐसे यहां फॉर्मूले से पता कर लेना, यहां से पता नहीं करो तो फिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और फिर देखना कि ये किस भौतिक राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहां पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये स्प्रिंग नियतांक का तो है ही, ये स्प्रिंग नियतांक का तो है ही, लेकिन साथ में ये किसका भी है, ये आपको पता हो तो पृष्ठ तनाव का भी है, ये सरफेस टेंशन का भी है, ध्यान से देख लेना चाहो तो ये सरफेस टेंशन का भी है, पृष्ठ तनाव का भी है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर क्या होगा कि भैया ए या तो स्प्रिंग नियतांक होगा या पृष्ठ तनाव होगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद में बी के बारे में अगर बात करें तो देखो बी का बीमीय सूत्र आया m1 l-1 t-2, यही आ रहा है, देखो ये आ रहा है। अब ये किसका बीमीय सूत्र है, ये दाब का भी है, प्रेशर का भी है ये, इसके बाद ये प्रतिबल स्ट्रेस का भी होता है, ठीक है, इसके बाद ये प्रत्यास्थता गुणांक का भी यही होता है, ध्यान से समझना, प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बीमीय सूत्र देखने पे पता चला कि बी या तो प्रेशर होगा या स्ट्रेस होगा या फिर इलास्टिक कोएफिशिएंट होगा। दूसरा यहां से फॉर्मूले से भी आप पता कर सकते हो, बल बटे विस्थापन का स्क्वायर है ना। अब ये एज ए L2 हो गया ना, तो क्षेत्रफल बन गया, तो बल बटे क्षेत्रफल यानी कि दाब का ही हुआ, बल बटे क्षेत्रफल, या प्रतिबल का भी होता है स्ट्रेस का, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरा ये भी पता कर सकते हो साहब कि ये कौन सी भौतिक राशि है, दूसरा इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे। तीसरा पूछने का तरीका ये न्यूमेरिकल दिया और इसमें आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि ए और बी के बीमीय सूत्र तो पूछ लिया, मात्रक पूछ लिया आपसे, मात्रक बताओ साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक भी बना देंगे, क्या दिक्कत है भाई मात्रक की। यहां से एफ अपॉन एक्स से एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिए मैंने कि भाई इस एप्लीकेशन में 3 तरीके से पूछा जा सकता है, वो तीनों तरीके बता रहा हूं, 2 हो चुके, तीसरा देखो, मात्रक पूछ लिया तो यहां से मात्रक बना सकते हो, आप बना सकते हो ना, यहां से मात्रक क्या बना सकते हो, न्यूटन, भाई एफ का न्यूटन और इसका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा एक, तो है ना। एक क्या बना सकते हो यहां से अगर एमकेएस में बात करेंगे तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी बना सकते हो, है ना, यहां से एमकेएस में किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर बना सकते हो। तो इस तरीके से ये मात्रक बन गए। इसके क्या बनेंगे जरा देखो, यहां से इसका मात्रक क्या बन जाएगा देखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा एक, तो ठीक है। और जो इसका बीमीय सूत्र आया क्या, m1 l-1 t-2, इससे एमकेएस स्टैंडर्ड में, क्योंकि बीमीय सूत्र से मात्रक बनाए जा सकते हैं, मात्रक से बीमीय सूत्र बनाए जा सकते हैं, तो एमकेएस स्टैंडर्ड में बन जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम, और ये L-1 तो मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2, नीचे ले जाएंगे तो मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन, उसमें 3 तरीके से पूछा जा सकता है, और वो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन, उसकी हम बात करेंगे।